हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और काफी शानदार तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखने जा रहे हैं 50 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड में आने की 100% संभावना है। इससे बाहर बच्चा लोग बिल्कुल नहीं जाएगा। आप लोग ध्यान लगा के इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज का हमारा नाम क्या है? तांडव। आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शानदार तरीके से, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और हमारा ये भी वादा है कि इसमें से छोड़ाकर, ठीक है ना, बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। जो भी आएगा इसी में से आएगा। तो आप लोग ध्यान लगाकर इस सेशन को एंजॉय करो, पढ़ो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव साइंस का तांडव सीरीज पहला होगा, ठीक है ना। इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे साइंस, भौतिकी, विज्ञान, प्रकाश का प्रवर्तन के 50 ऑब्जेक्टिव हमने लिया हुआ है। इसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए बच्चे लोग हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारा आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए तो बच्चे लोग बताइए तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। फिर से मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हम जानते हैं क्या, तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने किया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसका जो आपतन कोण होता है और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन I ग्रेटर देन R है, दूसरा I इक्वल्स टू R है, तीसरा R ग्रेटर देन I है और चौथा R बराबर I बराबर 0 है। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देख लेते हैं ये हमारा होता है एंगल आई और ये होता है हमारा एंगल आर। ये होगा एंगल आई और ये होगा हमारा क्या, एंगल आर। तो यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कि एंगल आई हमारा क्या है, बड़ा है किससे, एंगल आर से। ठीक है। कब? जब यहाँ पे ये हमारा जो होगा ये होगा क्या, जब विरल माध्यम से, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है। और ये हम ले लिए क्या है, सघन है और ये हमारे लिए क्या हो गया, विरल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देखें, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो प्रकाश की किरणें अविलंब की ओर मुड़ जाती है। मुड़ने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एंगल आई जो होगा, आपतन कोण होगा, हमेशा अपवर्तन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यहाँ पे जो हमारा आपतन कोण होगा वह अपवर्तन कोण से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल आर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किसके, एंगल आई से। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है
आर इज ग्रेटर देन क्या होगा आई। तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा इस प्रकार से है, आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियों को मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियों को मापी जाती है, सभी दूरियों को मापी जाती है। तो कहां से मापते हैं हम लोग? अगर हम साइन कन्वेंशन पढ़े हुए हैं, किसी भी दूरी को मापना होता है दर्पण में तो हम उसके ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुव से, ठीक है ना, ध्रुव से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? पहला ऑप्शन है अवतल हो जाएगा, दूसरा उत्तल, तीसरा ऑप्शन जो हमारा है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या हो सकती है? पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा? तो बच्चा लोग हम क्या जानते हैं कि उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगला देखेंगे क्या हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी किसी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह कितना होता है? किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है क्या? पहला ऑप्शन दिया हुआ है +1, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा है 0, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आप ही लोग बताइए। तो आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या? +1 होगा। अच्छा, प्लस क्या बताता है बच्चा लोग? प्लस इस बात को बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है? सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और 1 क्या बताएगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या है? इमेज बन रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बराबर क्या हो रहा है? इमेज का साइज है, तो 1 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है क्या? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा क्या कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण से, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कि यहाँ पे क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से हमें मिलता है? तो समतल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से भी हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है, और अवतल दर्पण से भी हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है। जब वस्तु कहाँ पे रहे? फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 7 है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका धनात्मक फोकस दूरी के बाद बोला गया है, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण होगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल या उत्तल लेंस दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? आपके सामने है क्या होगा? अपसारी। अपसारी मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणों को फैला देना। अभिसारी मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरणों को मिला देना। तो हम लोग जान रहे हैं क्या कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। क्या होगा? अवतल लेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? पहला ऑप्शन है ध्रुव पर, दूसरा ऑप्शन है अनंत पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, और चौथा ऑप्शन है फोकस पर। यानी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब बने, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने, वास्तविक बने और उल्टा बने, ठीक है ना। तो ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस पे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है।
इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, किसमें? अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पे बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक को उल्टा बनता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनंत, दूसरा शून्य, तीसरा 100 सेंटीमीटर और चौथा है आपका 50 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? आप ही लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा बच्चा लोग क्या? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन इसमें से किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन v बाई यू दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन u इंटू v दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया है u बाई v दिया हुआ है और चौथा ऑप्शन u प्लस v दिया हुआ। आप लोगों को बच्चे लोग बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें जो होगा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। लेंस के केस में हमारा जो एम आता है वो भी बटा में क्या आता है? यू आता है। यदि दर्पण की बात करें तो दर्पण के केस में एम बराबर क्या होता है? माइनस भी बटा में क्या होता है? यू होता है। ये हमारा लेंस के लिए सही है। तो लेंस के लिए पूछा गया है तो क्या दिया गया? भी बटा में यू। तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। हमने यहाँ तक ले 11 प्रश्नों को कर रखा है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई होती है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई होती है। तो लेंस हो या दर्पण हो, लेंस हो या दर्पण हो, देखिए यहाँ पे देखेंगे m बराबर में माइनस भी बटा में क्या होता है? u होता है। अगर मानते हैं कि v हमारा इमेज डिस्टेंस है, अगर ये मीटर में है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मीटर में है, तो ये कट के क्या आएगा? ठीक है ना, तो एक नंबर आएगा। ठीक है ना, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है? यूनिटलेस, यानी मात्रक विहीन होगा। क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन होगा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? मीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा मिलीमीटर, चौथा मात्रक विहीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन हमारा राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। पहला ऑप्शन दिया है कम, दूसरा ऑप्शन दिया है ज्यादा, तीसरा ऑप्शन समान और चौथा ऑप्शन होता क्या? इनमें से कोई नहीं। अगर हम चेक करें तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो होती है कितनी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है ना। और जो वायु की बात करें तो वायु का वो अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का अपवर्तनांक की बात करें तो वो होता है कितना? 1.0003 के आसपास आता है। इसी के आसपास आता है हमारा। ठीक है ना, इसी के आसपास आता है। तो अगर इससे अगर इसमें हम भाग देंगे तो जो हमारा वैल्यूज आता है वो आता है, यानी वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2 कितना 9 ऐसे कह सकते हैं इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है। ठीक है ना, इतना का डिफरेंस होता है, इतना का डिफरेंस होता है। लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लेंगे तो दोनों सेम लेते हैं, लगभग। यानी लगभग क्या होता है? जो हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है वो लगभग, ठीक है ना, वायु में प्रकाश के चाल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। लगभग की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समान हम लोग मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में समान होता नहीं। अगर एग्जैक्ट डेटा निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन वो बड़ी डिफरेंस नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग लगभग बराबर मान लेते हैं। ठीक है ना, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? समान
मानते हैं। अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। लेकिन अप्रोक्सीमेशन का बात करेंगे लगभग तो समान ही रहता है, एक दूसरे के आसपास रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3, चौथा ऑप्शन दिया है 4। तो आप लोगों को बच्चे लोग बताना है इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है ना। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि दर्पण का सूत्र है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दर्पण का सूत्र है। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अगर दर्पण सूत्र मालूम होगा तो आप इसके सहायता से आप भी निकाल सकते हैं, आप एफ निकाल सकते हैं। अगर ये सब निकल जाता है तो आप इसी के सहायता से आप आवर्धन क्षमता निकालते हैं, ठीक है। आप आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें करेक्ट क्या होगा, दर्पण सूत्र पूछा गया है। 1/v + 1/u बराबर 1/f, 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/f बराबर 1/u बराबर 1/ इतना। तो इसमें क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ये होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, ठीक है ना, जो आपके सामने दिया है। ये हमारा दर्पण सूत्र है। अगर वही लेंस सूत्र पूछ दिया रहता तो यहाँ पे आंसर जे हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, दर्पण सूत्र। अगर आपसे लेंस सूत्र पूछेगा तो उसके लिए ये आंसर होगा 1/f बराबर 1/v - 1/u, यानी 1/v - 1/u बराबर 1/ क्या है, f है। तो ये लेंस के लिए सही है और ये क्या है, दर्पण के लिए सही है। तो आप सभी लोगों को काफी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल एवं समतल, तीसरा ऑप्शन है समतल और चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों है। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाले दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो वह अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपतन कोण, दूसरा प्रवर्तन कोण, तीसरा निर्गत कोण और इनमें से चौथा ऑप्शन जो दिया है इनमें से कोई नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कब, 2012 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा क्या, निर्गत कोण होगा। क्या होगा, निर्गत कोण होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दिया जाए आपतित किरण और निर्गत, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसका नाम होगा क्या, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया था, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। आइए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया है क्या कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा, कंडीशन है क्या कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे समतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के
समान आकार का बनता है, यानी बराबर बनता है। अवतल दर्पण में एक ऐसा कंडीशन होता है जो छोटा नहीं बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो दोनों होगा नहीं से नहीं रहा। हमारा जो होगा आंसर, करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन, हमने जितने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ये कभी ना कभी किसी ना किसी साल पूछा है, ठीक है ना। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चों से निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे बाहर बच्चा लोग बिल्कुल नहीं जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा। ये मेरा चैलेंज है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने सारे ऑब्जेक्टिव होंगे इसी में से आएंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों आपके सामने, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, और तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट। चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं धड़ल्ले से कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु की अपेक्षा में से क्या होता है, सीधा होता है, यानी उल्टा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं। यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप सभी के सामने है अगला क्वेश्चन। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, ए और बी दोनों में। यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। कहां पे बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। तो ये हमारा 21 यानी 21वां क्वेश्चन था। ये भी 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोले जितना सारा हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारा का सारा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग एस्केप करते हो, नहीं देखते हो, फिर एग्जाम में बैठोगे प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना। उस समय याद आएगा कि वसीम सर ठीक बोल रहे थे, उस समय देख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ताप कण बढ़ाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ये कणों का प्रवाह होता है। क्या होता है, प्रकाश क्या है, ये फोटोन बोला जाता है, पैकेट ऑफ फोटोन, यानी यह ऊर्जा का बंडल है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है। ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, बेलनाकार दर्पण। एक बार और मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं क्या, कि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में ऐसे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, सीधा तो बनता है लेकिन वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे जो सीधा प्रतिबिंब बनता है कब बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो वह प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा तो बनता है लेकिन वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा बनता है। और यहाँ पे क्या पूछेगा, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण होता है क्या, समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण। हमने तो 23 यानी 23 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है काफी कम समय में, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या, अगला क्वेश्चन है तेलीय पेपर होता है, तेल लगा कागज होता है, वो क्या होता है, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, पारभाषक होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके ऑप्शन सामने है, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। बच्चा लोग आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होता है क्या, पारभाषक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पारभाषक होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
मोटर गाड़ी का पश्चर्य दर्पण होता है। मोटर गाड़ी का पश्चर्य दर्पण होता है। पहला ऑप्शन अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। मोटर गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। साइड मिरर के रूप में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। तो वहां पे हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और घरों में सजने संवरने के लिए जो महिलाएं दर्पण का प्रयोग करती है वो दर्पण होता है समतल दर्पण। ठीक है ना। पेरियोस्कोप, क्लेडियोस्कोप के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जो सिनेमा घरों में हम लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं उसके पर्दे पे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है इनमें से कौन सा होता है? पहला ऑप्शन वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा जो हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पे प्राप्त किया जाता है और यहाँ पे पर्दे की बात हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण का, दूसरा है समतल दर्पण का और तीसरा है उत्तल दर्पण का और चौथा ऑप्शन है हमारा परवलयिक दर्पण का। तो आप लोगों को बताना है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर पहला अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर दूसरा समतल दर्पण या तीसरा उत्तल दर्पण का या परवलयिक दर्पण का। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम बताए थे क्या कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो वहां पे देखे थे हम लोग उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने दिखाई दे रहा है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। किसका हो जाएगा? अवतल दर्पण का हम लोग सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी शानदार क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आधी होती है, दुगुनी होती है, चौगुनी होती है या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं क्या कि जो R होता है वो क्या होता है? 2 into F होता है। सो F बराबर क्या होता है? R बटे में 2 होता है। तो क्वेश्चन यही ना पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? कितनी होती है? तो वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के कान, नाक और गले की जांच डॉक्टर प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? इसमें से कौन सा दर्पण होगा? किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो नाक चेक कराना हो या कान या गला तो एक टॉर्च जलाता है, टॉर्च जला के देखता है। तो वहां पे किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पे हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है ना। तो यह संभावित प्रश्न हो सकते हैं इस बार के लिए। ठीक है ना। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो हम जानते हैं क्या कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है।
ठीक है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? आपके सामने है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? पहला ऑप्शन है केवल अवतल का, केवल उत्तल का, केवल समतल का, या तो समतल तथा उत्तल का। तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो सदैव सीधा के लिए अगर बात करेंगे तो हमारा सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है और सीधा प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण में भी बनता है। तो इसके लिए जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा 32 क्वेश्चन। टॉप के 32 क्वेश्चन हम लोग देखे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो दिया हुआ है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण और तीसरा है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि किस दर्पण में, यानी एक ऐसा दर्पण होता है जिससे हमेशा हमें क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वह दर्पण होता है क्या? उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों के सामने है अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट प्रवर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो हमने इसके पहले बताया था क्या कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁴ कितनी होती है? 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है? तो यहाँ पे हमारा ये वाला होगा, ठीक है ना। किलोमीटर नहीं होगा, किलोमीटर के लिए अगर लिखा रहता तो ऐसा रहता 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन किलोमीटर में इसको नहीं लेंगे, ये नहीं होगा, सेंटीमीटर में है, ये 8 है, ठीक है ना। अगर ये रहता तो हो जाता और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो ये 35 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए मेरे साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रवर्तन यानी प्रकाश के प्रवर्तन से निर्धारित होता है। प्रकाश का प्रवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो होता है कि आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर हम 4 ऑप्शन को चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है वही क्या है? करेक्ट है, ठीक है। यही अगर यहीं पे पूछा रहता प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ठीक है ना, तो प्रवर्तन पूछा गया। अच्छा, अपवर्तन के नियम से निर्धारित होता है अगर पूछा रहता तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो हमारा आपतन कोण होता है वो हमेशा क्या होता है? अपवर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे परावर्तन कोण दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे अपवर्तन कोण दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है उसके लिए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? यानी हजामती दर्पण का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, नाई के दुकान में जाते हैं और वहां पे जो हजामती दर्पण होता है वह इनमें से कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो वहां पे जो दर्पण होता है वह दर्पण होता है क्या? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर नंबर क्या होगा? यानी आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी पहला अवतल दर्पण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर होगा? ये तो बहुत इजी है, हम लोग रटते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी रेखा यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा प्रकाश की किरणें गमन करती है क्या? सीधी रेखाओं में। क्या आती है? सीधी रेखाओं में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बच्चे लोग आप लोग बताइए, इनमें से कौन सा आंसर
आंसर होगा? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये भी क्वेश्चन काफी शानदार है, 2017 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना? आप लोग बताइए, तो इसका क्या होता है? आंसर जो होगा वो 2 होगा। यानी किसी भी लेंस का जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो विरल माध्यम में कणों की संख्या कम होती है तो उनका टकराव कम होता है, तो तेजी से, यानी प्रकाश का चाल विरल माध्यम में ज्यादा होता है और सघन माध्यम में क्या होता है? कम होता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है कम होती है, दूसरा अधिक होती है, तीसरा बराबर होती है और चौथा सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे सभी कथन सत्य वाला तो कोनो बातें नहीं हो सकता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़े थे। तो विरल माध्यम में, यहाँ पे विरल माध्यम यानी कहेंगे क्या कि जो कण होते हैं उनकी संख्या कम होगी तो टकराव कम होगा। जब टकराव कम होगा तो प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ज्यादा होगी और सघन माध्यम में क्या होगी? कम होगी। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होती है। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पानी से भरा बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है। ये हम लोग पढ़े थे। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है। पहला ऑप्शन अपवर्तन है, दूसरा ऑप्शन पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन और तीसरा हमारा प्रवर्तन है और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना की वजह से ये हमें दिखाई देता है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 41 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया है क्या कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या वास्तविक बोला गया है, ठीक है ना? क्या बोला गया है? वास्तविक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या? हवा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है जल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शीशा और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ? हीरा दिया हुआ है। तो इन 4 ऑप्शन में हवा का होता है 1 पॉइंट, मतलब वही एयर का जो होता है 1.003 होता है। जल का होगा तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, शीशा का उससे थोड़ा ज्यादा होता है, यानी 1.5 के आसपास लिया जाता है। जो हीरा होता है इसका 2.42 के आसपास होता है। तो सबसे अधिक अगर अपवर्तनांक का बात करेंगे तो यहाँ पे किसका होगा? हीरा का होगा। किसका होगा? हीरा का होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है, अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी है बराबर होती है और इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा लोग, इनमें से कौन सा आंसर होगा? पहला ऑप्शन क्या है? कम होती है, दूसरा ऑप्शन क्या है? अधिक होती है, तीसरा ऑप्शन क्या है? बराबर होती है और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। आइए बच्चे लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी हम लोग देखे थे 2.42। कितना होता है? 2.42 अभी हम लोग देखे थे। देखिए, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? हवा था, शीशा था, जल था, हीरा। तो हीरा का होता है, हीरा कितना था मतलब बताया था 2.42। यहाँ पे है
तो 45 क्वेश्चन हमने कर रखा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या, एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है कितना, पहला ऑप्शन है 1.33, दूसरा ऑप्शन है 1.65, तीसरा ऑप्शन है 1.36 और चौथा ऑप्शन है 1.31। 1.31 बताइए बच्चा लोग, बताइए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा 1.36। 1.36 एल्कोहल का जो अपवर्तनांक होता है 1.36 होता है। कितना होता है, 1.36। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 यानी 47वां क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बोला जा रहा है क्या कि जब एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, कहाँ पे बनेगा और उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी। तो ये वही स्पेशल केस है जो हजामती दर्पण के रूप में जिस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यह वही दर्पण है। यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, बड़ा मिलेगा और आभासी। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्या है, बड़ा और वास्तविक, दूसरा ऑप्शन बड़ा आभासी, छोटा वास्तविक, छोटा आभासी। तो यहाँ पे बड़ा बनता है, वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। 47 यानी 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी होगा, बड़ा होगा और आभासी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, पहला मीटर दिया हुआ है, दूसरा मीटर स्क्वायर, तीसरा डायमीटर, इनमें से कोई नहीं। बच्चे लोग आप ही लोग बताइए, काफी शानदार क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों ने किया होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर होगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है। पूछा गया है, उत्तल लेंस में हम लोग 6 कंडीशन को डिस्कस किए थे, पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये पूछा गया है कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को रहती है, यानी बिंब रहती है। बिंब बोलिए या चाहे वस्तु बोलिए, वो सेम होता है। वस्तु को कहाँ पे, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन फोकस पर है, दूसरा अनंत पे है। अगर हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे, तो ये दोनों तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। फोकसांतर के अंदर यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, किसमें, तो उत्तल लेंस में। तो यहाँ पे हमारा यही हो जाएगा, फोकसांतर के अंदर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फोकसांतर के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 50, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। टॉर्च से किस प्रकार प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। पहला ऑप्शन है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अपसरित प्रकाश पुंज, तीसरा संसरित प्रकाश पुंज। इनमें से सभी उत्तर सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा समानांतर प्रकाश पुंज होगा। क्या होगा, समानांतर प्रकाश पुंज होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने देखा टॉप 50 क्वेश्चन जो बोर्ड में 100% आने की संभावना है। तो इस सेक्शन को, ये पहला सीरीज था हमारा टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो प्लीज बच्चा लोग, आप अपने दोस्तों के पास इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।